टैक्स वो शब्द जिसका नाम सुनते ही हो जाती है थोड़ी सी टेंशन, लेकिन टैक्स गुरु है वो नाम जो करता है आपकी इसी टेंशन को दूर। हम न सिर्फ आपकी उलझन दूर करते हैं बल्कि आपको बनाते हैं टैक्स सेवी, ताकि आप करें टैक्स सेविंग के साथ साथ बेहतर भविष्य की प्लानिंग भी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। अपने आधे घंटे के सफर में हम आपको टैक्स बचाने से लेकर टैक्स प्लानिंग यानी टैक्स से जुड़े हर मसले को करते हैं हल। टैक्स को आपके लिए आसान बनाते हैं आपके और हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और लखोटिया जी के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टैक्स से जुड़ा शायद ही कोई सवाल होगा जिसका जवाब आपको टैक्स गुरु में ना मिले और टैक्स गुरु से ना मिले। तो चलिए सबसे पहले एक प्रीव्यू देते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पर नजर रखने वाले हैं। जानेंगे कि सिर्फ सैलरी और बैंक एफडी के ब्याज से इनकम होने पर कैसे कटेगा टैक्स और कैसे बनेगी आपकी टैक्स की देनदारी। सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि अगर एफडी का ब्याज रिटर्न में नहीं दिखाया है तो अब क्या कर सकते हैं, और माइनर बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए क्या उसका पैन नंबर होना जरूरी है। तो टैक्स गुरु से शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहले एक सवाल जो हमारे लाखों दर्शक सैलरीड एम्प्लॉयज पूछ रहे हैं। लखोटिया जी, उनकी जिंदगी बहुत आसान है। ऑफिस जो है टीडीएस काट लेती है सैलरी पर, और अगर बैंक से ब्याज मिल रहा है किसी को 10,000 से ज्यादा तो बैंक काट लेता है टीडीएस। तो इसके बाद फिर क्या टेंशन है? फिर भी लोग पूछ रहे हैं क्या ये सही है और क्या करना है। देखिए, नॉर्मली अगर बात करें तो बिल्कुल सही बात है। जो मेरी सैलरी मिली उस सैलरी पे मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, मेरा काम समाप्त। अब बैंक से अगर मुझे मिल गया ब्याज और बैंक ने 10,000 रुपए से ज्यादा ब्याज साल का हुआ, उसने भी अपना टैक्स काट लिया, तो नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय सोचेगा भाई मेरे तो कोई चिंता ही नहीं है। एक तरफ बैंक ने ब्याज पे टैक्स काट लिया, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ऐसा नहीं है भैया, ध्यान रख लो जरा सा। पहला केस लेते हैं, वेतनभोगी कर्मचारी केवल सैलरी इनकम और साथ में 7-8 हजार रुपए मान लो बैंक का ब्याज आ गया। ऐसे में बैंक आयकर की धारा 194A के तहत कोई भी टैक्स नहीं काटेगा, क्योंकि 10,000 रुपए से कम अगर बैंक का ब्याज है टैक्स नहीं कटेगा। आप हो गए खुश, पर ध्यान रखना ड्यूटी है आपकी। सैलरी इनकम पे टैक्स कट गया, 8,500 या 9,000 रुपए बैंक के ब्याज आपको प्राप्त हुए, उस पे बैंक ने टैक्स नहीं काटा तो आपकी ड्यूटी है रिटर्न भरते समय इस बैंक के ब्याज को जोड़ें और टैक्स काटें। परंतु अगर हमारे सैलरीड एम्प्लॉइज चाहते हैं लाइफ इजी करना तो अपने एम्प्लॉयर को बोल दें भाई साहब मेरे 8,500 रुपए के बैंक के ब्याज पर ही आप टैक्स काट लेना, फिर कोई परेशानी नहीं। सेकंड पॉइंट इसमें एक और आ जाता है इंपॉर्टेंट। मान लो हमारा सालाना सैलरी 12 लाख रुपए है और बैंक का ब्याज 1 लाख रुपए आया। बैंक के ब्याज पे बैंक ने 10% अर्थात 10,000 टैक्स काट लिया। आप हो रहे हैं खुश कि देखो मेरे 12 लाख की सैलरी इनकम पे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, नो प्रॉब्लम, और बैंक ने मुझे 1 लाख ब्याज दिया, उस पे 10,000 रुपए काट लिए, 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 काट लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ऐसी सोच आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी इनकम 12 लाख हो गई है, अर्थात सैलरी के अलावा अन्य कोई भी इनकम आपके पास आएगी आपको 30% टैक्स लगेगा। इसलिए अगर बैंक ने 10% काट भी लिया तो बाकी 20% आप अपने आप जमा करें, यानी जिम्मेदार टैक्स पेयर बने और टैक्स अदा करें। इसी से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। श्रीनिवासन कुमार ने हमें यह सवाल भेजा है। श्रीनिवासन जी ने 2 साल पहले 5 लाख की बैंक एफडी की थी, उनकी सालाना तनख्वाह 7 लाख है, लेकिन अब तक उन्होंने अपनी एफडी को रिटर्न में नहीं दिखाया क्योंकि बैंक एफडी के ब्याज पर टैक्स काटकर टीडीएस सर्टिफिकेट देता रहा था। लेकिन उन्होंने हमारे शो में सुना कि ये ठीक नहीं है। अब श्रीनिवासन जी इस गलती को सुधारना चाहते हैं और पूछ रहे हैं क्या करें, पिछले 2 साल इन्होंने कुछ किया नहीं है। नहीं, पर मुझे तो खुशी हो रही है कि हमारी एक बात को लेके सारे भारत के लाखों करोड़ों लोग जो गलती भी कर रहे हैं और सुधारना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा करिए, आप अपने 2 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए और जो पेएबल टैक्स है उसके ऊपर ब्याज देके आप रिटर्न जमा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी चिंता मत कीजिए श्रीनिवासन जी, रिवाइज रिटर्न भरिए उसकी जगह। गाजियाबाद से पीके जैन जी का आप सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है। पीके जैन जी नमस्ते, स्वागत है टैक्स गुरु में। आप सीधा टैक्स गुरु से पूछिए अपना सवाल। नमस्ते लखोटिया जी। नमस्कार जी, बोलो जी।
मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे सवाल पूछते हुए। बहुत बढ़िया। देखिए आप सवाल क्या है, आपको उत्तर अच्छा मिलता है कि नहीं वो देखना है पहले। जी मुझे पूरा विश्वास है सही उत्तर मिलेगा। मेरा सवाल बैंक टीडीएस और उससे रिलेटेड फॉर्म 15H से है। हाँ जी। मेरी पत्नी जो एक सीनियर सिटीजन है, हाँ, आयकर दाता है और आयकर रिटर्न भरती हैं। हाँ जी। उनकी आय मुख्यतः बैंक फिक्स डिपॉजिट से है। अच्छा जी। ये डिपॉजिट 2 बैंकों में है और इनसे करीब 1-1 लाख रुपया सालाना इंटरेस्ट मिलता है। बहुत अच्छा है। क्योंकि पत्नी की आय टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है तो वह संभवतः बैंक में फॉर्म 15H नहीं दे सकती। बिल्कुल। इससे करीब 20,000 रुपया टीडीएस में कटेगा, जबकि उनकी टैक्स लायबिलिटी केवल 3,000 रुपये बनती है। समझ गए। ऐसी हालत में मेरे 2 सवाल हैं। हाँ जी। पहला ये कि क्या हम एक बैंक में फॉर्म 15H दे दें ताकि टीडीएस ना काटे, हाँ। और दूसरे बैंक को टीडीएस काटने दें, जो कि फिर भी पत्नी की टोटल टैक्स लायबिलिटी से काफी ज्यादा होगा। हाँ हाँ। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम स्वयं ही टोटल टैक्स लायबिलिटी अग्रिम कर के रूप में वर्ष के प्रारंभ में ही जमा कर दें। हाँ। और दोनों बैंक में फॉर्म 15H दे दें ताकि टीडीएस कटे ही नहीं और रिफंड की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके। समझ गए। जी सर। ऐसा है, पहले तो आपको बधाई कि आप इतने स्पष्टवादी है। बोल रहे मेरी पत्नी सीनियर सिटीजन है। नॉर्मली लोग टैक्स के लिए तो बात करें और बाकी मानते ही नहीं कि मेरी पत्नी सीनियर सिटीजन है। अब लीजिए आपके लिए फायदे की बात। पहला पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म 15H जमा दे दें और उसके पहले एडवांस टैक्स भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है जिससे बिल्कुल टेंशन हट जाएगा आपके लिए, आप अपने आयकर अधिकारी को पत्र लिखें और बतलाएं कि टोटल इतने बैंक के ब्याज पे 3,000 या 4,000 रुपए मेरा टैक्स बनता है और टीडीएस कट जाएगा तो 22,000 कट जाएगा। ऐसे में आयकर अधिकारी से एक प्यारा भरा लव लेटर ले लें और बैंक को दे दें और आयकर अधिकारी उसमें लिख के देगा कि आप टीडीएस बैंक का केवल 3,000 काटिए, न कि 20-22,000 रुपए। ये आपके लिए बेहतर उपलब्धि रहेगी। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद टैक्स गुरु से जानेंगे कि गहने बेचने पर कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी, और इससे भी ज्यादा काम की बात कि कैसे आप बचा सकते हैं अपना ये टैक्स। वापस आइए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम आपकी टैक्स की चिंता को कोशिश करते हैं कि दूर कर सकें। लेकिन एक काम की बात पूछते हैं लखोटिया जी से। अक्सर लोग ज्वेलरी बेचते हैं, सोने के गहने बेचते हैं, डायमंड ज्वेलरी बेचते हैं। तो जब ये गहने बेचे जाते हैं लखोटिया जी, तो टैक्स लगता है क्या? और इस टैक्स को बचाने का रास्ता भी बता दीजिए अगर लगता है तो। देखिए, बेचने की बात करते हैं। अगर पति आके पत्नी को कहे कि पुराना मकान डार्लिंग हम सोचते हैं बेच दें, नया मकान ले लें, पत्नी इतनी खुश होगी और उस दिन बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएगा पति को। और वही पति आके बोले कि डार्लिंग मैं सोचता हूं कि जो तुम्हारे पास ज्वेलरी है ना, पुरानी ज्वेलरी जो तुम्हारी दादी से मिली है, उसको बेच दो और तुम नहीं बेचना चाहती, तो देखिएगा हमेशा पाएंगे पत्नी को आप बोल नहीं पाएंगे ज्वेलरी बेचो। पत्नी ने संभाल के रखी है उस ज्वेलरी की जो उसको दादी से मिलेगी, और पत्नी की इच्छा है इस ज्वेलरी को मैं अपनी बेटी को दूं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अरे भाई जो ज्वेलरी आपकी दादी से आपको मिली उससे तो आप पहनेंगे नहीं और उसको संभाल के रखना चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी में इसको मैं दे दूं। मेरा सोचना है समझदार महिलाएं ये बात बिल्कुल छोड़ देगी। पर फैक्ट ये है पत्नी को बोलना ज्वेलरी बेचो डेफिनेटली वेरी रिस्की वन। बट आई कैन से वन थिंग दोस्तों कि पिछले कोई 10 साल में मैंने सारे भारत में कम से कम 13 से 14 लाख महिलाओं को ये बतला के कन्विंस कर दिया कि मैडम आपके लिए बेहतर है पुरानी आउट ऑफ डेट ज्वेलरी, चाहे गोल्ड हो, डायमंड हो, अन्य कोई भी ज्वेलरी हो, उसको आप बेच दें, जरूरत हो नई खरीद लें, आपका वेल टैक्स बचेगा। और अगर आपकी इच्छा है कि बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदूंगी तो ऐसे में पुरानी कचरा ज्वेलरी को बेच के उससे आप बैंक में पैसे रखेंगे, आपकी कमाई ज्यादा होगी। एक ही बात ध्यान रखना है, 36 महीने पहले वाली ज्वेलरी बेचनी है। अगर आज खरीदे कल बेचे, कल खरीदे परसों बेचे, ऐसे करते जाएंगे तो आपको टैक्स लग जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात से शायद आप सहमत भी हो जाएं, पर आपकी भी एक समस्या, आई कैन अप्रिशिएट दैट। किटी पार्टी में जाना है, शादियों में जाना है और ज्वेलरी है वही मेरे 5, 7, 8 पीस केवल। ऐसे में क्या करूं? मैं देखता हूं कि महिलाएं किटी पार्टी के एक हफ्ते पहले जाके पुरानी ज्वेलरी को बेच दी थी दुकानदार के पास
नई ज्वेलरी खरीद लेती हैं तो किटी पार्टी में लगे देखो आज नई ज्वेलरी पहन के हम आए ना, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। पर मेरी बात आप मानेंगे नहीं, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि किटी पार्टी में चाहिए आपको नई ज्वेलरी और हर समय नहीं खरीद देखेंगे पति आपके लिए। तो ऐसे में क्या करें, पुरानी ज्वेलरी को बेचे नहीं, इसको कन्वर्ट करा लें। कन्वर्ट कराएंगे, मेकिंग चार्ज लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपका कैपिटल गेन बच जाएगा। तो कैपिटल गेन भी बच गया और उधर किटी पार्टी के लिए नई ज्वेलरी भी मिल गई। मेरे ख्याल से ऐसे में तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अब तकलीफ दूर करते हैं हमारे उन दर्शकों का जो देखते हैं टैक्स गुरु और उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। नंद कुमार झा जी हमारे साथ दरभंगा बिहार से जुड़ रहे हैं। नंद कुमार जी नमस्ते, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल सीधे लखोटिया जी से। हाँ हेलो लखोटिया साहब नमस्कार। नमस्ते जी। हम दो भाई मिलके एक 36,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट अपनी माँ के नाम से खरीदा। अच्छा, दोनों भाई ने मिलके माँ के नाम में खरीद दिया प्लॉट, बहुत बढ़िया। 3 साल पहले खरीदा था। 3 साल, जरा बताइए एक्चुअल 36 महीने हो गए कि नहीं हुए? जी अभी हो गया है। उसको मैंने एक बिल्डर को दे दिया है 1.5 साल पहले फ्लैट बनाने के लिए। ठीक है। अब हमारा सवाल है क्या उस फ्लैट के सेल से जो आमदनी आएगी हमारे माँ को, हाँ जी, वो हमारे दोनों भाई में बांटना है उसको। हाँ क्या उसको टैक्स देने के बाद ही बांटेगी या हम लोग बिल्कुल। देंगे? आपने जिस दिन अपनी माँ के नाम में आपने प्रॉपर्टी खरीद दी तो दोनों भाइयों ने मिलकर प्रॉपर्टी मम्मी के नाम में खरीद दी, मम्मी मालकिन हो गई। अब 3 साल भी हो गए, मम्मी इसको बिल्डर को बेच के पैसे कमाएगी। अब जो पैसे मम्मी के नाम में आएंगे उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भुगतान करने के बाद मम्मी आप दोनों भाइयों को पैसा दे पाएगी, उसमें किसी प्रकार का गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रकाश कुमार पांडा जी हमसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने 25,12,000 का होम लोन लिया, घर की कीमत 40 लाख से कम है। प्रकाश समझना चाहते हैं कि क्या वो रिटर्न में 1 लाख की अतिरिक्त छूट का फायदा ले सकते हैं? लखोटिया जी जरा वापस बताइए दोनों फैक्ट सुन के। 25,12,000 का हाँ। होम लोन और घर की जो कीमत है वो 40 लाख से कम है। 40 लाख से कम होम लोन की टोटल प्रॉपर्टी की कीमत कम, बहुत अच्छा। पर लोन 25,12,000 लेने की वजह से इनको अतिरिक्त 1 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी। मेरा मानना है कि 1 लाख का नुकसान करने के बजाय जरा बैंक के पेपर्स वगैरह डिटेल देख लें, कहीं 25,12,000 में लोन की कीमत सारी शामिल है या कोई एक्सपेंसेस आदि हो। अगर एक्सपेंसेस तो हटाने के बाद फिर लोन की कीमत 25 लाख रह जाएगी, तब तो बेनिफिट ले पाएंगे। पर अगर लोन ही 25,12,000 है तब बेनिफिट नहीं ले पाए। यानी प्रकाश जी ये जो 12,000 आप बता रहे हैं उसको जरा चेक कीजिए वो क्या है लोन, क्योंकि 25 लाख का होना चाहिए अगर अतिरिक्त छूट आप लेना चाहते हैं। और रायपुर से प्रदीप कुमार मित्तल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मित्तल जी नमस्ते, स्वागत है आपका। दूर कीजिए अपनी उलझन, बात कीजिए लखोटिया जी से। हाँ जी, मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अंडर सेक्शन 143(1)(a) के उसमें डिमांड आया था 71,790 रुपए का। अच्छा जी। पता करने पे चला है कि मेरे डीडीओ ने पैन नंबर गलत लिखा था, जिसकी वजह से वो 26AS में दिख नहीं रहा है। ठीक है। और मेरा डीडीओ रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा फाइल मिसिंग है। हाँ हाँ, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं है। आप अपने आयकर अधिकारी को जो ओरिजिनल TDS सर्टिफिकेट मिला है उसकी कॉपी लगा दें और साथ ही साथ आपने अपने डीडीओ को जो पत्र लिखा है उसकी कॉपी लगा दें। जब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा पैन नंबर डीडीओ तुम गलत लगा रहे हो, उसकी वजह से मैं डंडे क्यों खाऊं भैया? इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने आयकर अधिकारी को पत्र लिखे, साथ ही डीडीओ को अलग पत्र लिखे कि आपकी गलती की वजह से अगर कोई भी टैक्स और पेनल इंटरेस्ट लगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी उसकी भरपाई करना। साथ ही साथ ये बतलाएं कि जब मेरी गलती नहीं है और आपने पैन नंबर गलत लिखा है तो उसको आप रिवाइज क्यों नहीं करते। मुझे पूरा भरोसा है आपको रिलीफ मिलेगी। टैक्स गुरु में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए एक और काम की बात। सेक्शन 194 IA के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर टैक्स काटना जरूरी है। क्या कहते हैं नियम और क्या ये रूल सभी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, बताएंगे आपको आगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम बचाते हैं आपका टैक्स और बताते हैं टैक्स प्लानिंग की सही राह। लखोटिया जी से समझते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी अब खरीदेंगे तो आपको एक अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा और इसका ध्यान जरूर रखें। क्यों रखें, पूछ रहे लखोटिया जी से। लखोटिया जी, पहले तो ये क्या है नया नियम, ये बताइए और किस तरह इसका ख्याल रखना है। एक बात तो वैसे आश्चर्य जैसी लगती है हमारे सारे करोड़ों दर्शकों को, यार मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं और इसमें कौन सी तकलीफ है। जी हाँ, है तो तकलीफ। नए कानून 1 जून 2013 से एक नया कानून आयकर कानून के अंदर आ गया, धारा 194IA, जिसके तहत अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते नहीं, खरीदने वाले व्यक्ति के लिए नया कानून, अगर नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कोई, तो आपको 1% TDS काटना पड़ेगा। अर्थात जिस व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं 1% TDS काटना जिम्मेदारी आपकी। पर एक मिनट, इतनी चिंता भी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर ट्रांजैक्शन, छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी खरीदो 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 20 लाख नहीं, 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा, ऐसी अवस्था में ही आपको TDS काटना पड़ेगा। कहने का सीधा मतलब है कंसिडरेशन मोर देन 50 lakhs, तब आप भुगतान कर रहे हैं बिल्डर को या जिससे भी खरीद रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है 1% TDS काट के जमा देना। और एक और बात इसमें ध्यान रखने की है कि आपको TAN टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल आपका पैन नंबर और जिसको भुगतान कर रहे हैं उसका पैन नंबर लेके आप TDS काट दीजिए। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ताराचंद सालवा जी अपने माइनर बेटे के लिए बैंक में PPF अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बेटे का पैन नंबर नहीं है, तो क्या अपना पैन नंबर दे सकते हैं? क्या बैंक इसे मानेगा या PPF अकाउंट खोलने से इनकार कर देगा? आजकल बैंक जरा बहुत कड़क हो गए हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर बैंक बोलता है पैन नंबर लाओ बच्चे का, तो कोई बात नहीं, 15 दिन के अंदर अप्लाई करके पैन नंबर ले लो बेटे का और दे दो, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। अशोक कुमार जैन जी फोन लाइन पर हैं जयपुर से। सुनते हैं इनका सवाल। जैन साहब नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया जी से। लखोटिया साहब जय जी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जय जी। मैंने क्या 61 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी है बम्बई में। 61 लाख में प्रॉपर्टी खरीद ली, चलो बढ़िया। जिसका 10 लाख मैंने मार्च के अंदर एडवांस पेमेंट कर दिया। हाँ। और TDS रुपए 10,000 रुपए काट लिया। अब बाकी मैंने 51 लाख रुपया भी अप्रैल में दिया है। हाँ जी, 25 अप्रैल को दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये टैक्स कब तक जमा कराना मेरे को। ऐसा है, जब आपने बिल्डर को भुगतान किया उसी समय नियम है जमा कराने का, पर अगर देरी हो गई हो तो भी अब जमा कर दो, पेनल इंटरेस्ट जोड़ दो, और क्या है। पर सरकार ने नियम इतना सिंपल इजी बनाया है ताकि आप न याद रखे समय जब भुगतान कर रहे हो बिल्डर को उसी समय दे दो, सो सिंपल। अनिल कुमार जी को इंश्योरेंस मैच्योरिटी पर 1,42,000 रुपए मिले हैं। उन्होंने 10 साल के लिए स्कीम ली थी। अनिल जानना चाहते हैं क्या उन्हें ब्याज की रकम पर टैक्स देना होगा। ऐसा है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ब्याज नहीं मिलता है। हम पॉलिसी लेते हैं 10 साल की, समझ लो हमने 1 करोड़ या 15 लाख की जितनी की भी पॉलिसी ली, उससे बड़ी रकम हमको मिली आज भुगतान। इस पे इनकम टैक्स आयकर की धारा 10 के तहत नहीं लगेगा। पर्टिकुलरली आपकी है पुरानी पॉलिसी जहां पर नियम था हर वर्ष 20% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वही आपकी पॉलिसी होगी। वर्तमान समय में अगर हम नई पॉलिसी आज लें और आज के 10 साल बाद भुगतान लें उसका पैसा, तो ध्यान रखना कि नए नियम में 10% से ज्यादा प्रीमियम कोई भी वर्ष का नहीं होना चाहिए। अगर प्रीमियम 10% से ज्यादा कोई भी साल का हुआ तो आपको टैक्स लग जाएगा। देवांशु कुमार जानना चाहते हैं कि क्या सेक्शन 234E के तहत लेट TDS भरने के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान है, और अगर है तो क्या ये सरकारी विभागों पर भी लागू होता है? फाइन किसे देना पड़ेगा इसमें? बिल्कुल है, नियम है, आपको करना चाहिए, अपील जरूर करना चाहिए। सरकारी विभाग है तो इनके लिए नहीं है कि उनके एक्सेप्शन हो गया, उनके लिए भी नियम लागू हैं। कौन देगा भुगतान वो एक अलग बात है, इसको जानेंगे डिटेल में तो DDO के आंसू आ जाएंगे। इसलिए बेहतर है अपील जरूर करें, और आगे से चाहे आप सरकारी विभाग हो तो भी आप अपनी जिम्मेदारी संभालें और TDS का भुगतान समय पे करें और TDS की रिटर्न टाइम पे भेजें।
धन्यवाद लखोटिया जी। और आज के शो में लखोटिया जी का एक ही मैसेज था, शुरुआत से लेकर अंत तक जिम्मेदार टैक्स पेयर जरूर बने। आज के लिए हमें यही इजाजत दीजिए। अगर आपके मन में भी टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा हो, इसे आप हमें भेज सकते हैं SMS के जरिए। टीजी लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।